जॉन फेवरो भैया टू द रेस्क्यू। एपिसोड 1 को देखने के बाद हमारे होप्स अब भी जिंदा हैं। बेबी योडा को उसकी मंजिल पर पहुंचाने मैंडो को और मैंडलोरियंस की मदद लगेगी, जो शायद जानते हों कि ये जेडाइस कहां मिलेंगे। बस उसी की तलाश में भटकते हुए मैंडो एक अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग में पहुंच जाता है, जहां पर दो गमोरियंस प्रजाति के एलियंस के बीच मरो या मारो वाली मैच चली थी। हम देखते समझ जाते हैं कि ये सारा इलाका बड़ा ही शेडी है। बाहर अंधेरे में छुपे जानवर बस किसी शिकार के मिलने का वेट कर रहे हैं, तो वहीं अंदर इलीगल बॉक्सिंग के मैचेस चले हैं। मैंडो यहाँ पर गोर कोरेज से मिलने आया था ताकि वो अपने नेटवर्क की मदद से इसकी और मैंडलोरियंस को ढूंढने में मदद कर सके, बट गौर उल्टा इसे धोखा देकर मैंडो से उसका बेसकार छीनना चाहता है। बस फिर क्या था, मैंडो फुल बैटमैन मोड में जाकर गौर के सारे पंटरों को मार के उसे बाहर लाइट के खंबे पर उल्टा लटकाता है। अपनी जान बचाने की खातिर गौर इसे एक और मैंडलोरियन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। इसके सोर्सेस के हिसाब से, जो कभी गलत नहीं होते, इसने आखिरी बार प्लैनेट टैटूइन पर किसी मैंडलोरियन के होने के बारे में सुना था। यह बात मैंडो को हजम नहीं होती, क्योंकि लास्ट सीजन में जब वो टैटूइन गया था तब तो उसने वहां कोई मैंडलोरियन को नहीं देखा, बट फिर भी इसे गौर के सोर्सेस पर पूरा भरोसा है। फिर मैंडो गौर को उन अंधेरे में छुपे जानवरों के हवाले करके बेबी योडा के साथ टैटूइन के लिए निकलता है। खबर के मुताबिक दूसरा मैंडलोरियन टैटूइन के मॉस पेल्गो एरिया में है। मैंडो इसे ढूंढते हुए टैटूइन आकर फिर से अपने उस मैकेनिक दोस्त से मिलता है। पिछले सीजन में अपने ड्रॉइड्स के अगेंस्ट नफरत की वजह से मैंडो ने इस मैकेनिक के ड्रॉइड्स को अपनी शिप से दूर रहने को कहा था, बट इस वाले सीजन में उसे ड्रॉइड्स के द्वारा की गई मरम्मत से कोई प्रॉब्लम नहीं। लगता है IG-11 के सेक्रीफाइस के बाद मैंडो के दिल में ड्रॉइड्स के लिए जो नफरत थी वो खत्म हो गई। एम्पायर के साथ हुई लड़ाई के बाद से मानो मॉस पेल्गो नक्शे से गायब हो गया, मतलब पब्लिक की नजरों से छुपने की परफेक्ट जगह। अगर मैंडो वहां पर अपनी चमकती हुई शिप लेकर जाएगा तो चांसेस हैं कि उसे थोड़ा अनवांटेड अटेंशन मिले, इसीलिए वो मैकेनिक से एक स्पीडर बाइक उधार लेकर मॉस पेल्गो की तरफ जाता है। टैटूइन पर छुपा एक मैंडलोरियन कौन हो सकता है वो? वेल, जो लोग स्टार वॉर्स के बारे में थोड़ा भी जानते हो उन्हें अच्छे से पता होगा कि ये बोबा फेट हो सकता है। आखिरी बार हमने बोबा फेट को रिटर्न ऑफ द जेडाई में यही टैटूइन पर सार्लैक पिट में गिरते हुए देखा था, बट चांसेस है कि वो उसमें से जिंदा बाहर निकल गया हो। सीजन 1 से वेट कर रहे हैं यार बोबा फेट का, दिखा दो, अब रहा नहीं जा रहा। फिर रास्ते में मिले कुछ टस्कन रेडर्स यानी सैंड पीपल की मदद से मैंडो आखिरकार मॉस पेल्गो पहुंच ही जाता है, जहां उसकी मुलाकात होती है बोबा फेट से। यस, फाइनली। वेल, नॉट एग्जैक्टली। ये बंदा कोई मैंडलोरियन नहीं बल्कि यहाँ का मार्शल है। इसे ये बोबा फेट का आर्मर जावा से मिला था। ओ भाई साहब, जस्टिफाई में भी मार्शल का रोल प्ले किया था और इधर भी स्पेस मार्शल। काफी फैला हुआ बिजनेस लग रहा है आपका। ऑब्वियसली ये चीज मैंडो को बिल्कुल पसंद नहीं आती कि कोई और एक मैंडलोरियन आर्मर को पहनकर उनके कल्चर की डिसरिस्पेक्ट करे। फिर इन दोनों के बीच इस आर्मर को लेकर कूल वेस्टर्न स्टाइल में गन फाइट होने वाली थी कि तभी सब कुछ हिलने लगता है कि मानो जैसे भूकंप आ गया। बाहर जाकर देखने पर इन्हें पता चलता है कि ये टहलका एक ग्रेट ड्रैगन ने फैलाया है। ग्रेट ड्रैगन मतलब रेगिस्तान की रेतीली जमीन में रहने वाले ड्रैगन। ये आग की बजाय अपने मुंह से एसिड फेंकते हैं। इस ड्रैगन ने यहाँ के लोकल्स का जीना हराम कर दिया है, इसीलिए मार्शल मैंडो से डील करता है कि अगर मैंडो ने ड्रैगन को मारने में इसकी मदद की तो वो आर्मर उसके हवाले कर देगा। मैंडो इस डील को खुशी खुशी मान लेता है। अरे यार, मुझे मैंडो और मार्शल के बीच गन फाइट देखनी थी, बट डोंट वरी, आगे जो आने वाला है वो इससे 1000 गुना बेटर होगा। फिर ये दोनों अपनी स्पीडर बाइक्स लेकर ग्रेट ड्रैगन को ढूंढने निकलते हैं। मार्शल की बाइक को देखकर ऐसे एकदम पॉड रेसिंग की याद आ गई। रास्ते में मार्शल मैंडो को उस आर्मर की बैक स्टोरी सुनाता है कि ये उसे कैसे मिला। सेकंड डेथ स्टार की तबाह होते ही, यानी एम्पायर के गिरते ही, माइनिंग कलेक्टर्स ने मॉस पेल्गो पर कब्जा करके सबको अपना बंदी बना लिया। मार्शल किसी तरह उनसे बचकर भाग गया, बट जाते जाते इसने उनका आइसक्रीम मेकर चुरा लिया। बहुत कम लोगों को ये जोक समझ आएगा। अगर समझ आए तो अपना इनाम लेने कमेंट सेक्शन में आना। मार्शल नहीं जानता था कि उस डब्बे में सिलिक एक्स क्रिस्टल थे। फिर रेगिस्तान में भटकते हुए इसकी मुलाकात कुछ जावा से हुई। यही मार्शल ने उन क्रिस्टल्स के बदले जावा से बोबा फेट का आर्मर एक्सचेंज किया, और फिर इसी आर्मर की मदद से इसने वापस जाकर सारे माइनर्स को वहां से भगा दिया क्या, मार दिया सबको। और बस तब से ये वहां के लोकल लोगों का मार्शल बन गया। रास्ते में इनकी मुलाकात कुछ टस्कन रेडर्स और उनके पालतू मगरमच्छ के मुंह वाले कुत्तों से होती है। ये सीन काफी क्यूट था, बट बेबी योडा से क्यूट नहीं। यहाँ हम फौरन समझ जाते हैं कि मार्शल और उसके ग्रुप के लोगों की इन सैंड पीपल से जरा भी नहीं बनती। ये सालों से आपस में लड़ रहे हैं, बट मार्शल की तरह ही ये लोग भी उस सैंड ड्रैगन से परेशान हैं। इसीलिए सिर्फ मैंडो के कहने पर स्टिंग की टकीला शॉट लगाकर ये सारे एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार होते हैं। फिर टस्कन रेडर्स इन्हें बताते हैं कि ये लोग उस ड्रैगन पर बरसों से नजर रखे हुए हैं, जो फिलहाल एक खाली सरलैक पिट में रह रहा है। सरलैक मतलब वही जानवर जिसने बोबा फेट को कटक लिया था। एक और बोबा फेट का हिंट। बट ये सरलैक पिट खाली क्यों है? वेल, क्योंकि वो ड्रैगन सरलैक को ही खा गया। इनके बीच एक टाइप की डील है। ये लोग उस ड्रैगन को अपने जानवर खिलाते हैं और बदले में वो उन्हें नहीं खाता। अब क्योंकि ये लोग उस पर सालों से नजर रखे हुए हैं, इन्हें उसके बारे में सब कुछ अच्छे से पता है। वो कब खाता है, कब सोता है, और उसकी बॉडी में सबसे कमजोर हिस्सा कौन सा है, उसका पेट।
हर एक रेप्टाइल की तरह। इसी चीज का डेमो देने मैंडो और मार्शल को लेकर ड्रैगन के अड्डे पर जाते हैं, जहां ये ड्रैगन अपने चढ़ावे में चढ़ाए जानवर के बदले उसके साथ आए टस्कन रेडर को ही खा लेता है। ओ भाई, इस सीन पर बड़ी हंसी आई थी और साथ में उतना ही गिल्ट फील हुआ। बेचारा तो बस डेमो देने आया था यार। ये देखकर सारे समझ जाते हैं कि शायद अब इस ड्रैगन ने अपना टेस्ट बदल लिया है। मतलब प्रॉब्लम्स, सबके लिए प्रॉब्लम्स। बट ये ड्रैगन इतना बड़ा है कि कुछ टस्कन रेडर्स और इन दोनों से इसका कुछ नहीं होने वाला। अगर इसे वाकई में हराना है तो इन्हें और लोगों की जरूरत पड़ेगी। मैंडो और मार्शल थोड़े और लोग जमा करने वापस अपने टाउन जाते हैं। ये लोग टस्कन रेडर्स के साथ मिलकर उस ड्रैगन को मार देंगे और बदले में टस्कन रेडर्स कभी इनके टाउन पर हमला नहीं करेंगे और ना ही ये लोग कभी उनके रास्ते में आएंगे। और फिर आता है एपिसोड 1 का सबसे एपिक मोमेंट, द पीपल वर्सेस द ड्रैगन। इनका प्लान बड़ा ही सिंपल है। उस ड्रैगन के जागने से पहले ये लोग उसके सुरंग के बाहर वाले एरिया में एक्सप्लोजिव्स गाड़ देंगे। अब क्योंकि उस ड्रैगन का सबसे कमजोर हिस्सा उसका पेट है, इसीलिए हमला भी तो नीचे से ही करना पड़ेगा ना। फिर कुछ रेडर्स उसे खाने का बहाना देकर बाहर बुलवाएंगे और जैसे ही वो ड्रैगन का पेट इन एक्सप्लोजिव्स के ऊपर आएगा, वो सारे एक्सप्लोजिव्स डेटोनेट कर देंगे। और जस्ट इन केस अगर इनका प्लान फेल हो जाए तो इन्होंने बैकअप में इस बेचारे जानवर को भी एक्सप्लोजिव से लपेट कर रख दिया है। यार क्रॉसबोस देखकर एकदम से गेम ऑफ थ्रोन्स की याद आ गई। जैसे ही वो ड्रैगन बाहर आता है, धीरे धीरे स्क्रीन का एस्पेक्ट रेशियो चेंज होकर फुल स्क्रीन हो जाता है। नो ब्लैक बार्स, ऑल इफेक्ट्स इन इट्स फुल ग्लोरी। देख के लगता नहीं कि आप टीवी शो देख रहे हो। क्वालिटी देखो यार सीजीआई की, मान के इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक को कमाल का काम किया है भाई आईएलएम ने। एंडिंग वाले सीन को मैंने आराम से 4-5 बार देखा होगा, अभी भी जाके फिर से देखूंगा। थोड़े प्रॉब्लम्स के बाद ड्रैगन के उन एक्सप्लोजिव्स पर आते ही मार्शल धमाका कर देता है, पर इससे उस ड्रैगन को खरोच तक नहीं आती है और फिर वो इन सारों पर भारी पड़ने लगता है। ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, चारों तरफ से इन पर ड्रैगन का कहर बरसने लगता है। तभी मैंडो और मार्शल अपने जेट पैक्स को लेकर ड्रैगन के करीब जाते हैं उसका ध्यान भटकाने। अपेरेंटली मैंडो के दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आया है जिसके बारे में वो मार्शल को नहीं बताना चाहता। मार्शल की मदद से मैंडो उस ड्रैगन का ध्यान अपनी और उस एक्सप्लोजिव में लपटे हुए जानवर की ओर करता है। फिर मैंडो मार्शल से एक्सप्लोजिव्स का रिमोट लेकर उसे वहां से भगा देता है। देखते ही देखते वो ड्रैगन उस जानवर समेत मैंडो को भी निगल जाता है। थोड़े सस्पेंशन के बाद मैंडो उस ड्रैगन के मुंह से उड़ते हुए बाहर आता है और एक्सप्लोजिव्स को डेटोनेट करता है। बाहर से चाहे कितना भी मजबूत हो, हर जानवर अंदर से तो कमजोरी होता है ना भाई। ये देखने के बाद मेरा रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसा ही था। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, इस सीन को एक्सप्लेन करके इसे जस्टिस नहीं दे सकता। यू हैव टू वॉच इट। उस ड्रैगन के मरते ही सारे मिलकर उसके टुकड़े करने लगते हैं। मैंडो भी अपने साथ एक बड़ा सा मटन पीस लेकर जाता है। तभी टस्कन रेडर्स को उस ड्रैगन की बॉडी से ग्रेट ड्रैगन पर्ल मिलता है। ये पर्ल्स निहायत ही रेयर और कीमती होते हैं और इनकी मदद से लाइट सेवर्स भी बनाए जा सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए मेरा ये वाला वीडियो देखना। एनीवेज, काम पूरा होते ही वादे के मुताबिक मार्शल वो आर्मर मैंडो के हवाले करता है। वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो फिर से चेंज होकर सिनेमैटिक लेटर बॉक्स में बदलता है, कूल वॉकिंग इनटू द सन वाले मूवमेंट के लिए। बट वेट, एपिसोड अभी खत्म नहीं हुआ। एंड सीन में हम देखते हैं कि एक अननोन आदमी मैंडो के स्पीडर को अपने सामने से जाते हुए देखता है। यह अननोन आदमी कोई और नहीं बल्कि बोबा फेट है। यस, फाइनली गूज़बम्प्स। और यहाँ होता है एपिसोड 1 खत्म। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है पिछले सीजन के द प्रिजनर एपिसोड के क्विक रिकैप से। मतलब आगे चल के इसमें उस वाले एपिसोड से रिलेटेड रेफरेंसेस आने वाले हैं। याद है ना वो प्रिजन ब्रेक वाला एपिसोड। मार्शल से बोबा फेट का आर्मर लेकर वापस आते वक्त मैंडो पर कुछ बॉन्टी हंटर्स का हमला होता है। ये लोग भी यहाँ पर बेबी योडा को लेने आए थे, बट मैंडो इन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है। हमले में मैंडो की स्पीडर बाइक बुरी तरह से तबाह हो गई। मतलब आगे का सफर उसे चलकर ही पूरा करना होगा। मैंडो किसी तरह अपना बोझा बिस्तर कंधे पर उठाकर कैंटीना पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक इंसेक्टॉइड एलियन से होती है। इंसेक्टॉइड मतलब इंसेक्ट प्रजाति के एलियंस, स्पेसिफिकली किलिक्स प्रजाति के। यहाँ डॉक्टर मैंडिबल मतलब ये एलियन पेली के साथ बैठा सबैक यानी स्पेस पोकर खेल रहा था। जिन लोगों ने सोलो मूवी देखी है वो इस गेम के बारे में अच्छे से जानते होंगे। एनीवेज, अगर मैंडो ने डॉक्टर मैंडिबल के अगले डाव में अपना पैसा लगाया तो वो उसकी दूसरे मैंडलोरियंस ढूंढने में मदद करेगा। याद है ना, मैंडो यहाँ पर मैंडलोरियन की तलाश में आया था, बट यहाँ उसे आर्मर के सिवा कुछ नहीं मिला। मैंडो डॉक्टर मैंडिबल की मदद करता है और उसके बदले में डॉक्टर मैंडिबल मैंडो की मदद करते हैं। ये फ्रॉग लेडी मैंडो को दूसरे मैंडलोरियंस तक पहुंचाएगी, बट इसके बदले में उसे एस्टाउरी मून ऑफ ट्रास्क तक लिफ्ट चाहिए। वहीं आसपास के एरिया में मैंडो को दूसरे मैंडलोरियंस भी मिलेंगे। बट इस डील में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। सफर के दौरान मैंडो हाइपर ड्राइव इंजन यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये लेडी अपने साथ अंडे लेकर आई है। हाइपर ड्राइव की फोर्स से अंडों को नुकसान पहुंच सकता है। अंडे नहीं तो इस फ्रॉग लेडी की अगली पीढ़ी भी नहीं। हाइपर स्पेस छोड़कर सब लाइट स्पीड में ट्रैवल करना मैंडो और बेबी योडा दोनों के लिए रिस्की है, बट दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं। मैंडो ये डील एक्सेप्ट करता है और उस फ्रॉग लेडी के साथ मैंडलोरियंस की तलाश में धीरे धीरे निकल पड़ता है। कॉकपिट में बैठकर मैंडो उस फ्रॉग लेडी से थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंडो को उस फ्रॉग लेडी की लैंग्वेज नहीं समझ आती। तभी मैंडो बेबी योडा को उस फ्रॉग लेडी के अंडे खाते हुए पकड़ लेता है। जब से बेबी योडा ने इसके अंडे देखे हैं तब से ये उन पर अपनी नजर गड़ाए बैठा था। आई एम नॉट श्योर कि ये सीन क्यूट था या क्रीपी। याद है ना, पिछले सीजन में भी मेंढक खाए थे इसने,
और वो सीन भी मुझे बिल्कुल क्यूट नहीं लगा था। रास्ते में मैंडो को न्यू रिपब्लिक के 2 पेट्रोल ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं, ये चेक करने के कहीं इंपीरियल का मेंबर तो नहीं। ये एक्स विंग पायलट थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है ना। मैंडो को अगर यहाँ से सही सलामत निकलना है तो उसे इनसे अपना पिंग भेजकर वेरिफिकेशन लेना होगा। मैंडो समझ जाता है कि अगर इसने अपना पिंग भेज दिया तो ये लोग फौरन समझ जाएंगे कि मैंडो ने कुछ दिनों पहले इनके स्पेस प्रिजन से एक कैदी को भगाया था। कहा था ना, द प्रिजनर एपिसोड का रेफरेंस आने वाला है। मैंडो पिंग भेजने के बहाने इन्हें चकमा देने की कोशिश करता है और इसी के चलते पास वाले बर्फीले प्लैनेट पर अपने शिप को क्रैश कर देता है। भाई ये रेजर क्रेस्ट की तो आरसीबी से भी बुरी हालत है, साला इसके बुरे दिन खत्म ही नहीं होते। आज बना लो कल फिर से टूट जाती है। शिप क्रैश हो गई बट उन एक्स विंग से भी पीछा छूट गया। तभी वो फ्रॉग लेडी मैंडो की शिप में पड़े ड्रॉइड के स्पेयर पार्ट्स को यूज करके इससे बात करती है। अनदर रेफरेंस, उसने इस ड्रॉइड में लगे ट्रांसलेटर मॉड्यूल को हैक कर लिया। ये मैंडो को समझाती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, अगर समय रहते अंडो को उनके प्लैनेट पर नहीं पहुंचाया तो इनकी आखिरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। मैंडलोरियंस वादे के पक्के होते हैं, इसीलिए ये बस इसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है और कुछ नहीं। ना चाहते हुए भी मैंडो ठंडी में बाहर जाकर अपनी शिप की मरम्मत करने लगता है। इधर बेबी योदा को फिर से खाने के क्रेविंग्स आते हैं और वो जाकर बर्फीली मकड़ी का अंडा फोड़कर खा लेता है। मकड़ी खाते ही आसपास मौजूद सारी मकड़ियां इन पर हमला कर देती हैं, इंक्लूडिंग उनकी जायंट मम्मी। मैंडो, बेबी योदा और वो फ्रॉग लेडी किसी तरह इन मकड़ियों से बचकर रेजर क्रेस्ट के कॉकपिट में छुप जाते हैं। ये लोग वहां से उड़कर जाने ही वाले थे कि तभी वो जायंट मकड़ी इन पर हमला कर देती है। साइड क्वेस्ट हुआ तो क्या हुआ, वीएफएक्स तो दिखाना बनता है ना भाई। समय रहते वहां पर एक्स विंग फाइटर पायलट्स आकर उस मकड़ी को मार देते हैं। बट अचानक ये मैंडो के दोस्त कैसे बन गए? वेल, माना कि मैंडो ने न्यू रिपब्लिक की जेल से एक कैदी को भगाया था, बट बदले में उसने वहां पर 3 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भी तो छोड़े थे ना। इसी वजह से अनऑफिशियली मैंडो के सारे गुनाह माफ कर दिए गए। मैंडो मौके का फायदा उठाकर इनसे रेजर क्रेस्ट की मरम्मत करने मदद मांगता है बट इनका मूड इतना भी अच्छा नहीं है। वो मैंडो और उसकी शिप को वहीं छोड़कर वहां से चले जाते हैं। मैंडो फिर किसी तरह अपनी शिप को उड़ने लायक बनाकर वहां से निकल पड़ता है। सारे शिप में बस कॉकपिट ही वेल प्रेशराइज्ड एरिया है, तो सब एक ही जगह पर रहेंगे। मतलब उस फ्रॉग लेडी के अंडे अब सुरक्षित हैं। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म। धीरे धीरे किसी तरह मैंडो, बेबी योदा और वो फ्रॉग लेडी ट्रांस पहुंचते हैं। ट्रांस के एटमॉस्फेयर में एंट्री करते वक्त इनकी शिप पानी में क्रैश हो जाती है, बट यहाँ के लोकल शिप को निकालकर लैंडिंग पैड पर रख देते हैं। देख के लग रहा है कि ये एक वाटर प्लैनेट है और शायद इसीलिए फ्रॉग लेडी अपने अंडों को यहाँ पर लाना चाहती थी। आई मीन सारे लोकल्स भी फिश प्रजाति यानी एक्वेटिक स्पीसीज के मेंबर्स लगते हैं। मैंडो आगे मैकेनिक को 1000 क्रेडिट्स देकर उसे शिप की मरम्मत करने को कहता है। भाई अब तो टाइम आ गया नई शिप लेने का। फाइनली फ्रॉग लेडी को उसका हस्बैंड मिल जाता है और वो अब वादे के मुताबिक मैंडो को और मैंडलोरियन ढूंढने में इसकी मदद करेगा। तभी मैंडो का ध्यान जाता है कि कोई चुपके से इन पर नजर रखे हुए था। फ्रॉग लेडी का हस्बैंड मैंडो को लेकर एक मॉन कैलामेरी के रेस्टोरेंट जाता है। जिन्होंने स्टार वॉर्स मूवीज देखे होंगे वो इस प्रजाति से वाकिफ होंगे। मैंडो इस बंदे को पैसा देकर उससे अगली लीड तक पहुंचता है, एक कॉरन प्रजाति का मेंबर। ये पैसे के बदले मैंडो को अपने साथ दूसरे मैंडलोरियंस के पास लेकर जाएगा, बट मैंडो का चमकता बेसकार देखकर इनकी नीयत खराब होती है और वो बेबी योदा को मामाकोर का चारा बनाकर मैंडो को कैद कर लेते हैं। बट तभी अचानक वहां पर 3 मैंडलोरियंस आकर शिप पर मौजूद सारे कॉरन्स को मारकर मैंडो और बेबी योदा की जान बचाते हैं। इन मैंडलोरियंस की लीडर है नन अदर देन बो कटान। यस, फाइनली यही लोग मैंडो पर नजर रखे हुए थे। इसने स्टार वॉर्स क्लोन वॉर्स में भी एनिमेटेड बो कटान को आवाज दी थी, तो ये मोमेंट क्लोन वॉर्स के फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। स्टार वॉर्स, क्लोन वॉर्स, बो कटान और अशोका टैनो के बारे में ज्यादा जानना है तो मेरा क्लोन वॉर्स का क्विक रिकैप वीडियो देख लेना। इधर बो कटान और उसके साथी बेझिझक अपना हेलमेट उतारकर मैंडो से बात करते हैं और यहाँ फाइनली हेलमेट वाली पहेली भी सॉल्व हो गई। सीजन 1 के पहले एपिसोड से हम सुनते आए थे कि सच्चे मैंडलोरियंस कभी अपना हेलमेट नहीं उतारते, बट जिन्होंने क्लोन वॉर्स देखी है वो अच्छे से जानते होंगे कि उसमें तो ऐसा कोई रूल नहीं था। क्लोन वॉर्स के मैंडलोरियंस तो सिर्फ फाइट और फ्लाइट के वक्त ही अपना हेलमेट पहनते हैं। तो इसमें से कौन सही है और कौन गलत? वेल, दोनों भी लॉजिक गलत नहीं है। बो कटान का क्लैन इस कभी ना हेलमेट निकालने वाले रूल को फॉलो नहीं करता। सिंपल भाषा में ये नई जनरेशन के मैंडलोरियंस हैं। वहीं मैंडो का क्लैन इनके पुराने मैंडलोरियन वॉरियर वाले कल्चर को फॉलो करते हैं। मैंडो इज चाइल्ड ऑफ द वॉच। आई थिंक यहाँ पर डेथ वॉच की बात हो रही है। अगेन क्लोन वॉर्स का रिकैप देखने पर सब समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंडो की इनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसे लगता है कि ये लोग मैंडलोरियन कल्चर को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें यहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। बट फिर मैंडो पर दूसरे कॉरन्स हमला करते हैं अपने भाई की मौत का बदला लेने। इधर फिर से बो कटान और उसके साथी आकर मैंडो की मदद करते हैं और फाइनली मैंडो इनकी बात सुनने के लिए तैयार होता है। बो कटान मैंडो को जेडाई ऑर्डर के एक मेंबर का पता बता देगी, बट बदले में मैंडो को इनके साथ एक मिशन पर जाना पड़ेगा। ये लोग हथियारों से लैस इंपीरियल गोजांटी फ्रेटर को लूटने का प्लान बना रहे हैं। मैंडो बेबी योदा को फ्रॉग लेडी के घर सुरक्षित छोड़कर फ्रेटर को लूटने निकल पड़ता है। एक जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस के बाद मैंडलोरियंस इंपीरियल शिप पर कब्जा कर लेते हैं। भाई क्या गजब का टर्न था ये। थोड़े मोमेंट के लिए तो मेरी हार्ट बीट स्किप हो गई थी। चलो देख ही डालो यार, है ना?
अगर कुछ फील नहीं हुआ तो मतलब आपने क्लोन वॉर्स नहीं देखा है। सॉरी बट यही एक बड़ा एडवांटेज है बैकग्राउंड स्टोरी पता होने का। मैंडलोरियंस को अपने शिप पर कब्जा करते देख न चाहते हुए भी शिप का कैप्टन समय से पहले हाइपर स्पेस जंप की तैयारी करता है। तभी बो कटान शिप के कार्गो कंट्रोल पर कब्जा कर लेती है और अनाउंस करती है कि वो यहाँ पर सिर्फ हथियार नहीं बल्कि पूरी शिप उठाने आए हैं। ये सुनकर मैंडो भी परेशान होता है क्योंकि डील तो बस हथियार चुराने की हुई थी, बट बो कटान के हिसाब से दिस इज द वे। कैप्टन समझ जाता है कि अगर शिप को बचाना है तो इन्हें बैकअप की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मॉफ गिडियन को कॉल करके उससे मदद मांगता है। मॉफ गिडियन मदद भेजने की बजाय कैप्टन को शिप क्रैश करने का ऑर्डर देता है ताकि उस शिप समेत उसमें कैद मैंडलोरियंस भी मर जाएं। इन मैंडलोरियंस ने इससे पहले भी ऐसी बहुत चोरियां की थी, बट मैंडो की मदद से बो कटान और उसकी टीम शिप के कॉकपिट पर कब्जा करती है और समय रहते शिप को क्रैश होने से बचा लेती है। बो कटान कैप्टन से डार्क सेबर की लोकेशन के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में कैप्टन इसे बताता है कि वो अच्छे से जानती है कि डार्क सेबर किसके पास है। इतना बोलकर कैप्टन सुसाइड करता है। अगर बो कटान को मैंडलोर का कंट्रोल चाहिए तो उसे डार्क सेबर की जरूरत पड़ेगी, बट मैंडो को ना तो डार्क सेबर में कोई इंटरेस्ट है और ना ही प्लैनेट मैंडलोर में। उसे तो बस जेडाई ऑर्डर का पता चाहिए ताकि वो बेबी योडा को उनके हवाले कर सके। और यहाँ आता है शो का आखिरी और सबसे बड़ा बट एक्सपेक्टेड सरप्राइज बॉम्ब। बो कटान मैंडो को बताती है कि बेबी योडा को लेकर कॉर्वस प्लैनेट पर जाए, वहां उसे अशोका तानो मिलेगी। अशोका को बस इतना बोलना है कि तुम्हें बो कटान ने भेजा है और बस तुम्हारा काम हो जाएगा। मैंडो इसकी पता इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अपनी खटारा शिप में बैठकर अशोका को ढूंढने निकलता है और यहाँ होता है ढेर सारे गूज बम्स के साथ एपिसोड 3 खत्म। एपिसोड 4 की शुरुआत होती है सीजन 1 के क्विक रिकैप से, मेनली प्लैनेट नेवारो पर होने वाले इवेंट्स। ये सब हमें ग्रिफ कार्गा, काराजून और डॉक्टर पर्सिंग जैसे कैरेक्टर्स के बारे में याद दिलाने के लिए था। मैंडो समझ जाता है कि अशोका को मिलने से पहले इसे अपनी शिप की मरम्मत करवानी चाहिए। पहले मैंडो बेबी योडा की मदद लेने की कोशिश करता है, निहायत ही क्यूट सीन, बट उस प्लान के फेल होते ही इसे मजबूरन नेवारो जाना पड़ेगा, वहां पर मौजूद अपने कार्गा जैसे दोस्तों की मदद से रेजर क्रेस्ट की कम पैसे में मरम्मत करवाने। पिछले सीजन वाले इवेंट्स के बाद नेवारो पूरी तरह से चेंज हो गया है। फिर हम देखते हैं कि द आर्मर की शॉप में कुछ एक्वालिश प्रजाति के लुटेरों ने लूट मचा रखी है, पर तभी वहां पर कारा आकर इन सबको मार देती है। कारा को इधर ये मंगूस जैसा दिखने वाला दोस्त भी मिलता है। द आर्मर का यहाँ कोई अता पता नहीं और इसकी वर्कशॉप से मिथोसॉरस स्कल का सिंबल भी गायब है, मतलब शायद आर्मर ने अपनी लोकेशन चेंज कर दी। लेट्स होप वो जिंदा हो। एनीवेज, मैंडो नेवारो आकर अपने दोस्तों से मिलता है। ग्रीफ कार्गा अपने 2 मैकेनिक्स को रेजर क्रेस्ट की मरम्मत का काम सौंप देता है। इस वाले मैकेनिक में कुछ झोल लग रहा है। जैसे कि मैंने कहा था, मॉफ गिडियन को हराने के बाद नेवारो अब पूरी तरह से बदल गया और काराजून यहाँ की नई मार्शल बन गई। ऐसी बैडएस मार्शल होगी तो कौन पंगा लेगा। कार्गा बेबी योडा को एक स्कूल में बिठाकर मैंडो को उसके नए साइड क्वेस्ट के बारे में बताता है। इस क्लास को एक प्रोटोकॉल ड्रॉइड पढ़ा रही है, यस C3PO टाइप की प्रोटोकॉल ड्रॉइड, बट बेबी योडा का ध्यान क्लास में कम और दूसरे बच्चों के बिस्किट्स में ज्यादा है। यहाँ बेबी योडा अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके पास वाले बच्चे के बिस्किट चुरा कर खाता है। ये तो लग रहा है मैंडो को खाकर ही मानेगा, तब तक इसका पेट नहीं भरने वाला। ये भाई साहब तो याद ही होंगे ना, सीजन 1 में मैंडो की पहली बाउंटी यही था। अभी मेथरोल अपना कर्ज चुकाने कार्गा के लिए लाइफ टाइम काम करेंगे। ओके, अब बात करते हैं इस एपिसोड वाले साइड क्वेस्ट की। नेवारो के दूसरे कोने में एक पुराना इंपेरियल बेस है। इससे पहले कि ब्लैक मार्केट के लुटेरों की नजर इस पर पड़े, कार्गा और कारा उस बेस को उड़ाना चाहते हैं। नेवारो को अगर सही मानों में फ्रीडम दिलवानी है तो उस इंपेरियल बेस का नामो निशान मिटाना पड़ेगा। फिर सारे मिलकर अपने इस मिशन को अंजाम देने निकल पड़ते हैं। प्लान बड़ा ही सिंपल है, इंपेरियल बेस के लावा रिएक्टर को ओवरलोड करके उसे उड़ा देना, अंदर जाना है और रिएक्टर के कूलिंग लाइन ड्रेन करके उसे ओवरलोड करना है, बस सिंपल। इन्हें पहले लगा था कि शायद ये एक अबैंडन इंपेरियल बेस होगा, बट अंदर घुसते ही इन्हें पता चलता है कि भाई ये तो एक फुली फंक्शनल बेस है। जो भी है, अब इसे उड़ाने के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। स्टॉर्म ट्रूपर्स तो पैदा ही होते हैं बेमौत मरने के लिए। यार कभी कभी इन पर सच में तरस आता है। फिर अंदर के एक ऑपरेटर को मार के उससे उसका कोड सिलेंडर छीन लेते हैं, एक टाइप की मास्टर की जो यहाँ के सारे दरवाजे खोलने में इनकी मदद करेगी। कोड सिलेंडर की मदद से ये लोग रिएक्टर रूम में घुसकर उसे सक्सेसफुली ओवरलोड कर देते हैं। अब 10 मिनट्स के अंदर यहाँ जबरदस्त धमाका होगा और समय रहते अगर यहाँ से नहीं निकले तो ये भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। बट बाहर आते हुए इनका सामना कुछ लैब असिस्टेंट से होता है। ये लोग फौरन समझ जाते हैं कि ये इंपेरियल बेस कोई मामूली ऑपरेटिंग बेस नहीं बल्कि इनकी रिसर्च लैब है, जहां ये लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स के जरिए क्लोन्स बना रहे हैं। सिस्टम की जांच करने पर इन्हें पता चलता है कि इस सब के पीछे मॉफ गिडियन और डॉक्टर पर्शिंग का हाथ है। ये वही है जिसने पिछले सीजन में बेबी योडा पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे। डॉक्टर पर्शिंग इस लैब में बेबी योडा की खून की मदद से क्लोन्स बनाने के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। द राइज ऑफ स्काईवॉकर में ऑलरेडी प्रूव हो गया था कि फोर्स सेंसिटिव बीइंग्स के भी क्लोन्स बनाए जा सकते हैं। शायद ये उन्हें एक्सपेरिमेंट्स का इनिशियल स्टेज होगा। लगता है बेबी योडा का कनेक्शन सीधा पल्पतीन के साथ होने वाला है। लेट्स सी। फोर्स सेंसिटिव क्लोन्स कंफर्म हो गए क्योंकि यहाँ डॉक्टर पर्शिंग बेबी योडा के खून में मौजूद एम काउंट्स यानी मिडिक्लोरियंस काउंट की बात कर रहा था। ये एम काउंट सीधा फोर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। जेडाइज में अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड एम काउंट एनाकिन स्काईवॉकर का था।
योडा भी वन ऑफ द हाईएस्ट एम काउंट जेडाइज में से एक थे, तो शायद योडा प्रजाति के फोर्स सेंसिटिव बीइंग्स में नेचुरली एम काउंट ज्यादा होता है। मे बी इसीलिए बाकी फोर्स सेंसिटिव सब्जेक्ट के मुकाबले द चाइल्ड यानी बेबी योडा इनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। डॉक्टर पर्शियन के इस रिकॉर्डेड मैसेज के हिसाब से इनके एक्सपेरिमेंट्स बुरी तरह से फेल हो गए। आगे एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू करना है तो इन्हें और खून की जरूरत पड़ेगी। धीरे धीरे मॉफ गिडियन का मास्टर प्लान समझ आ रहा है। एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ द कैनन। मैसेज की रिकॉर्डेड डेट देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि मॉफ गिडियन अब भी जिंदा है, मतलब बेबी योडा की जान को खतरा। फिर मैंडो बाकी सबको यहीं छोड़कर अपने जेट पैक्स की मदद से बेबी योडा को लेने जाता है। मैंडो के जाने के बाद कारा, कार्गा और मेथ्रोल इंपेरियल के ट्रेक्सन राउटर में बैठकर समय रहते वहां से भाग जाते हैं। इन्होंने बेस को दौड़ा दिया, बट स्काउट ट्रूपर्स और 4 टाई फाइटर्स अब भी इनके पीछे हैं। कार्गा किसी तरह स्काउट ट्रूपर्स और 1 टाई फाइटर से पीछा छुड़ा लेता है, बट देख के लग रहा है कि ये नहीं बचने वाले। कि तभी मैंडो अपने रिपेट रेजर क्रेस्ट में बैठकर हवाई करतब दिखाकर सारे टाई फाइटर्स को मार गिराता है। बेबी योडा भी इस राइड के बड़े मजे ले रहा था, बट बाद में ग्रेविटी फोर्स के कारण ये उल्टी कर देता है। खा और खा जो भी है, मैंडो और बेबी योडा के बीच का कनेक्शन देखने बहुत मजा आता है। पता नहीं समय आने पर कैसे मैंडो बेबी योडा को अपने से अलग कर पाएगा। फिर मैंडो कार्गा और कारा को गुड बाय बोलकर अपने आगे के सफर पर निकल पड़ता है। मैंडो के जाने के बाद न्यू रिपब्लिक के पेट्रोल ऑफिसर मामले की जांच करने आते हैं, बट ये लोग उन्हें मैंडो और लैब के बारे में कुछ नहीं बताते। जाने से पहले ये न्यू रिपब्लिक का ऑफिसर कारा को वापस उनकी टीम ज्वाइन करने को कहता है, बट कारा को भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। याद है ना, कारा पहले एक शॉक ट्रूपर थी। कारा प्लैनेट एलिरान से है। जो लोग नहीं जानते, एम्पायर ने डेथ स्टार की टेस्टिंग के वक्त इसी प्लैनेट को अपना पहला निशाना बनाया था। न्यू रिपब्लिक को भी अब शक होने लगा है कि शायद इंपेरियल सुनसान इलाकों में अपने कोई सीक्रेट काम अंजाम दे रहा है। शायद ये एक हिंट हो कि मे बी कारा फिर से न्यू रिपब्लिक को ज्वाइन करे। वो सब ठीक है, बट कितनी बैड एस लगती है यार ये। I mean, हर एक एंगल से। एंड सीन में हम देखते हैं कि कार्गा के लिए काम करने वाला वो मैकेनिक इंपेरियल के साथ मिला हुआ है। कहा था ना इसमें कुछ झोल है, और इसने मैंडो और बेबी योडा को ट्रैक करने रेजर क्रेस्ट की मरम्मत के दौरान उसमें ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया। वेट, अगर मॉफ गिडियन चाहता तो वो फौरन नेवारो जाकर बेबी योडा को वहीं से अपने कब्जे में ले लेता। ये ट्रैकिंग खेलने का क्या मतलब? या तो मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, या फिर इसके पीछे भी कोई बड़ा गेम है। मॉफ गिडियन यहाँ खड़ा अपने डार्क ट्रूपर्स को चार्ज कर रहा था। डार्क ट्रूपर्स मतलब बैड एस बैटल ड्रॉइड्स। ये पुराने स्टार वॉर्स वीडियो गेम का हिस्सा थे, बट टेक्निकली वो कभी स्टार वॉर्स मेन कैनन का ऑफिशियल पार्ट नहीं बने। आई थिंक अब बन गए। एपिसोड 5 की शुरुआत होती है अशोका टैनो की बैड एस एंट्री सीन से। अशोका और उसके आइकॉनिक व्हाइट सेबर्स कोर्वस प्लैनेट की कैलेडन सिटी पर मॉर्गन एल्सबेथ एके द मैजिस्ट्रेट का कब्जा है। अशोका यहाँ पर इन्हीं से लड़ रही थी, क्योंकि इसे मैजिस्ट्रेट से किसी बंदे का पता जानना है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अशोका को जिस इन्फॉर्मेशन की तलाश है वो तो मैजिस्ट्रेट नहीं देने वाली, बट अगर अशोका यहाँ से चली जाती है तो बदले में मैजिस्ट्रेट यहाँ मौजूद लोगों की जान बख्श देगी। लेकिन नहीं, अशोका को जो चाहिए वो तो चाहिए। वो मॉर्गन को कुछ और टाइम सोचने का मौका देकर वहां से चली जाती है। लैंडिंग के दौरान मैंडो के मना करने के बावजूद भी बेबी योडा अपनी फोर्स पावर्स की मदद से वो मेटल बॉल चुरा लेता है। खाने के बाद यही एक चीज है जो इसे सबसे ज्यादा पसंद है। मैंडो शहर के अंदर घुसकर वहां के लोकल लोगों से पूछताछ शुरू करता है, बट कोई इससे बात करने को तैयार नहीं। तभी वहां मजिस्ट्रेट के गार्ड्स आकर मैंडो को अपने साथ लेकर जाते हैं। अंदर घुसते वक्त मैंडो देखता है कि ये लोग यहाँ के सिटीजन्स के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। मतलब भाई ये सारे अब मैंडो की बैड बुक्स में आ गए। यहाँ मॉर्गन मैंडो को एक ऑफर देती है, नई बाउंटी। अगर मैंडो ने अशोका टानो को मार दिया तो बदले में उसे बेस्कार का बना भाला मिलेगा। मैंडो सोचता है कि यार चलो इसी बहाने खड़े खड़े ये लोग इसे अशोका का पता बता देंगे। द मजिस्ट्रेट से मिले कोऑर्डिनेट को फॉलो करते हुए फाइनली मैंडो अशोका तक पहुंच जाता है। मिलते ही इनके बीच थोड़ी हाथापाई होती है, बट फिर मैंडो से बताता है कि उसे यहाँ बो कटान ने भेजा है। अशोका को मैंडो की बातों से ज्यादा बेबी योडा में इंटरेस्ट आता है। फिर अशोका फोर्स की मदद से बेबी योडा से बात करती है, और यहाँ फाइनली हमें बेबी योडा के पास्ट के बारे में कुछ पता चलता है। बेबी योडा का असली नाम ग्रोगू है। ग्रोगू? यस, ग्रोगू। मेरे लिए तो हमेशा बेबी योडा ही रहेगा। एनीवेज, क्लोन वॉर्स से पहले बेबी योडा कोरोसेंट में मौजूद जेडाई टेंपल में रहता था। यहीं पर इसने जेडाई मास्टर की मदद से अपनी ट्रेनिंग हासिल की थी, बट क्लोन वॉर्स वाले इवेंट्स के बाद किसी ने बेबी योडा को टेंपल से भगाकर छुपा दिया, और बस तब से ये इंपेरियल से बचता आ रहा है। अशोका के हिसाब से बेबी योडा की टेंपल से निकलने की बाद वाली सारी यादें काफी डार्क हैं। अपने सर्वाइवल के लिए बेबी योडा ने सबसे उसके फोर्स पावर छुपाए रखे। पता नहीं इसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट उस सारे एक्सपीरियंस के बाद इसके दिमाग में जबरदस्त डर बैठ गया। अशोका मैंडो को बताती है कि उसने बेबी योडा की प्रजाति का एक और मेंबर देखा था, द वाइज ग्रैंड मास्टर योडा। गूज़बम्प्स। बट मैंडो की इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं। वो बस इतना चाहता है कि अशोका बेबी योडा को अपने साथ रख ले, बट उससे पहले अशोका इसके फोर्स पावर्स का टेस्ट लेगी। टेस्ट के दौरान ग्रोगू अशोका की बातों को इग्नोर करके इसकी जबरदस्त बेइज्जती करता है। मैंडो से बताता है कि ये पहले से ही इतना स्टबर्न है, बट फिर अशोका अपनी जगह मैंडो को खड़ा करती है। पहले ग्रोगू मैंडो को भी इग्नोर करता है, बट फिर उस मेटालिक बॉल की खातिर टेस्ट को पास कर लेता है।
इसने टेस्ट तो पास कर लिया, बट एक बड़ा प्रॉब्लम है। अशोका के हिसाब से ग्रोगू अब मैंडो से बहुत अटैच्ड हो गया। अगर उसने इन दोनों को अलग किया तो इसका बुरा असर भी पड़ सकता है, क्योंकि फोर्स सेंसिटिव लोग लॉस और इमोशंस को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते। ये यहाँ पर एनाकिन स्काईवॉकर एके डार्थ वेडर का एग्जांपल दे रही है। अगेन मैंडो को ये सब जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैंडो से बोलता है कि अगर ये ग्रोगू को अपने साथ रखने के लिए तैयार होती है तो वो बदले में मजिस्ट्रेट को हराने में इसकी मदद करेगा। अशोका ये ऑफर फौरन एक्सेप्ट करती है। फिर एक ईस्टर एग से भरे जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस के बाद मैंडो की मदद से अशोका मजिस्ट्रेट तक पहुंच जाती है। काफी देखने लायक सीन था ये। लाइट सेबर, ब्लास्टर्स एंड स्पेशली ये गन स्लिंगर वाला मूवमेंट। लड़ाई के दौरान मजिस्ट्रेट अपने बेस्कार से बने भाले की मदद से अशोका पर भारी पड़ने लगती है। ये अशोका की एक लाइट सेबर भी पानी में गिरा देती है, बट फिर अशोका अपने आइकॉनिक रिवर्स विल्डिंग मूव को यूज करके मजिस्ट्रेट को हरा देती है। अशोका को इससे ग्रैंड एडमिरल थ्रोन का पता चाहिए। गैलेक्टिक एम्पायर के दौर में एम्परर पल्पतीन ने खुद थ्रोन को ग्रैंड एडमिरल का दर्जा दिया था, मतलब बनने में जरूर कोई खास बात होगी। जिन लोगों ने स्टार वॉर्स रिबेल्स देखी है वो इस कैरेक्टर के बारे में अच्छे से जानते होंगे। थ्रोन को हमने आखिरी बार रिबेल्स की एंडिंग में देखा था। स्पॉइलर अलर्ट। रिबेल्स के आखिरी सीन में पर्गिल नाम के क्रिएचर्स जेडाई एर्जा ब्रिजर और थ्रोन को उनकी शिप समेत हाइपर स्पेस में खींच लेते हैं। उसके बाद इन दोनों के साथ क्या हुआ किसी को नहीं पता। पर्गिल मतलब सिंपल भाषा में डीप स्पेस में रहने वाले एलियन व्हेल मछलियां। अशोका को भी हमने आखिरी बार रिबेल्स के एंड में ही देखा था। अशोका सबीन रेन के साथ मिलकर एर्जा ब्रिजर की तलाश में निकली थी। आई थिंक इसीलिए वो थ्रोन को ढूंढ रही है। बट वेट, अगर ऐसा है तो सबीन किधर गायब हो गई? लेट्स सी। ओके, बैक टू एपिसोड 5। एंड सीन में हम देखते हैं कि मजिस्ट्रेट के हारने के बाद वहां के सिटीजन्स नए बंदे को अपना लीडर बनाते हैं। मदद के बदले अशोका मैंडो को बेस्कार से बना वो भाला ऑफर करती है। पहले तो मैंडो से लेने से इनकार करता है, बट फिर अशोका से समझाती है कि इसका सच्चा हकदार एक मैंडलोरियन ही होना चाहिए। वादे के मुताबिक मैंडो बेबी योडा को फाइनल गुड बाय बोलकर उसे अशोका के हवाले करने वाला था, बट तभी इन मूवमेंट पर अशोका पलटी मारती है। अशोका को अब भी लगता है कि ग्रोगू को मैंडो से अलग करना ठीक नहीं, बट फिर भी ये इसे एक और रास्ता बताती है। मैंडो को ग्रोगू के साथ प्लैनेट टाइथॉन जाना होगा। वहां पर इसे कुछ एंशिएंट टेंपल का मलबा मिलेगा। वहीं एक पहाड़ी पर सीइंग स्टोन मौजूद है। ये सीइंग स्टोन का फोर्स के साथ काफी तगड़ा कनेक्शन है। ग्रोगू को इस सीइंग स्टोन पर बैठकर उसे सीधा फोर्स के साथ कनेक्ट करना है, डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। फिर ग्रोगू खुद डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है, मैंडो के साथ रहना है या फिर जेडाइस के साथ। सीइंग स्टोन से कनेक्ट होने के बाद हो सकता है कि कुछ जेडाइस ग्रोगू की मौजूदगी को भांप लें, तो चांसेस ये भी है कि कोई खुद उसे ढूंढते हुए मैंडो तक पहुंच जाए। बट प्रॉब्लम यह है कि क्लोन वॉर्स के पास ज्यादा जेडाइस बचे ही कहां हैं। खैर जो भी है, मैंडो अशोका को थैंक यू बोलकर वहां से चला जाता है और यहाँ होता है एपिसोड 5 खत्म। टाइथॉन के सफर के दौरान मैंडो बेबी योडा को ग्रोगू नाम से पुकारकर उसके मजे ले रहा होता है। फिर इसके साथ थोड़ा मेटल बॉल से फोर्स कैचिंग खेलने के बाद मैंडो इसे बताता है कि जल्दी वो उसे किसी जेडाई के हवाले कर देगा। माना कि इन दोनों के बीच काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट ग्रोगू इतना पावरफुल है कि मैंडो उसे अकेले ट्रेन नहीं कर सकता। ग्रोगू को किसी जेडाई मास्टर की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली मैंडो इसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि सीइंग स्टोन पर बैठने पर अगर कोई जेडाई इसके कांटेक्ट में आ भी जाए तो प्लीज उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाना। याद है ना अशोका ने क्या कहा था? ग्रोगू को अपनी मंजिल खुद चुननी पड़ेगी, कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता। अगर फोर्स किया तो सीधा डार्क साइड। टाइथॉन पर पहुंचकर मैंडो उस टेंपल को ढूंढ लेता है, बट अनफॉर्चुनेटली पहाड़ी पर रेजर क्रेस्ट को लैंड करने लायक जगह नहीं, इसीलिए वो रेजर क्रेस्ट को नीचे पार्क करके जेट पैक की मदद से ग्रोगू को ऊपर लेकर जाता है। जब मैंडो ग्रोगू को उस सीइंग स्टोन पर बिठाकर उसे एक्टिवेट करने का जरिया ढूंढ रहा था, तब ग्रोगू उस पत्थर पर बैठा मस्त ब्लू बटरफ्लाइज के साथ खेल रहा था। अनदर ईस्टर एग्स टू द क्लोन वॉर्स। स्टार वॉर्स यूनिवर्स में इस तरह के ब्लू विंग्ड बटरफ्लाइज मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। अब या तो ग्रोगू इनकी मदद से कोई मैसेज भेज रहा था या फिर ये बस एक ईस्टर एग था। तभी बोबा फेट अपनी आइकॉनिक स्टारशिप में बैठकर टाइथॉन पर लैंड करता है। मैंडो से देखकर फौरन ग्रोगू को लेने जाता है, बट तब तक ग्रोगू ऑलरेडी फोर्स फील्ड से कनेक्ट हो गया था। मैंडो फोर्स फील्ड के अंदर घुसकर ग्रोगू को सीइंग स्टोन से उठाने की कोशिश करता है, बट फोर्स उसे दूसरी तरफ फेंक देती है। मैंडो ग्रोगू को वहीं छोड़कर शिप की तलाश लेने निकलता है, जहां उसकी मुलाकात बोबा फेट से होती है। एपिसोड 1 से ही बोबा फेट मैंडो का पीछा कर रहा था, क्योंकि उसे उसका आर्मर वापस चाहिए। टेक्निकली वो आर्मर बोबा फेट के पापा जैंगो फेट का था, बट क्योंकि बोबा फेट एक मैंडलोरियन नहीं, इसलिए मैंडो उसे उसका आर्मर लौटाने से इनकार करता है। फिर हम देखते हैं कि फेनिक शैन जिंदा है, जो बेबी योडा पर अपना निशाना साधे बैठी है। अगर मैंडो ने बोबा फेट के साथ ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो ग्रोगू तो गयो। फाइनली ये प्रूव हो गया कि सीजन 1 में जो बंदा फेनिक शैन की बॉडी के पास पहुंचा था वो वाकई में बोबा फेट था। बोबा फेट ने बोलता है कि चलो यार सब अपने हथियार नीचे रखो, क्यों ना इस मामले को बातचीत से सॉल्व किया जाए। बट मैंडो को अपने हथियार के साथ साथ जेट पैक भी उतार कर रखना पड़ेगा। ये चीज इसे आगे बहुत महंगी पड़ने वाली है। मैंडो ये देखकर परेशान है कि साला ये फेनिक शैन जिंदा कैसे बच गई। वेल, जब ये लोग इसे मरने के लिए छोड़ गए थे तब बोबा फेट ने शैन को साइबरनेटिक इम्प्लांट्स की मदद से बचा लिया, क्योंकि याद है ना बोबा फेट भी बिल्कुल इसी की तरह टैटूइन पर मरने के लिए छोड़ा गया था। भाई इसकी भी बैक स्टोरी पर एक शो बनाओ, साला ये जिंदा कैसे बच गया। अपनी जान बचाने के बदले शैन हमेशा हमेशा के लिए बोबा फेट की खिदमत में जुड़ गई।
ये लोग मैंडो को ऑफर देते हैं कि अगर मैंडो ने बोबा फेट को उसका आर्मर वापस दे दिया तो बदले में वो ग्रोगू की सुरक्षा करेंगे। शैन इसे बता दिया कि ग्रोगू की बाउंड्री दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, मैंडो को जितना मैन पावर मिले उतना कम है। फिर अचानक वहां पर इंपीरियल ट्रूप शटल लैंड करता है और इनका कन्वर्सेशन आधे में रुक जाता है। शटल में से स्टॉर्म ट्रूपर्स का कमांडर निकलकर अपने ट्रूपर्स को बेबी योडा की डायरेक्शन में भेजता है, शिट आई मीन ग्रोगू। और फिर बोबा फेट और फेनेक शैन के बैड एस एक्शन सीक्वेंस के बाद ये दोनों स्टॉर्म ट्रूपर्स की पहली फौज को हरा देते हैं। यहाँ से इस एपिसोड का हर एक मिनट देखने लायक है। कमांडर को मारने के बाद बोबा फेट को रेजर क्रेस्ट में लटका उसका आर्मर दिखता है। उसी वक्त वहां पर स्टॉर्म ट्रूपर्स की दूसरी शिप भी आ जाती है। मैंडो की बार-बार कोशिश करने के बाद भी वो ग्रोगू को फोर्स फील्ड से नहीं निकाल पाता, इसलिए मैंडो डिसाइड करता है कि जब तक इसका मेडिटेशन पूरा नहीं होता वो नीचे से लड़ते हुए इसकी सुरक्षा करेगा। बट मैंडो के वहां से जाते ही फोर्स फील्ड गायब होती है और ग्रोगू थककर पत्थर पर लेट जाता है। नीचे जाकर मैंडो अपने विजलिंग बर्ड्स की मदद से शैन को स्टॉर्म ट्रूपर्स के घेरे से छुड़ा लेता है। ये बेचारे यहाँ आए थे ग्रोगू को लेने और मारे जा रहे हैं इन बैड एस मर्सनरीज के हाथों। धीरे धीरे स्टॉर्म ट्रूपर्स मैंडो और शैन पर भारी पड़ने लगते हैं, बट तभी बोबा फेट अपना आर्मर पहनकर सुपर हीरो एंट्री मारता है। आई मीन कम ऑन, गूज बम्स की बाढ़ आ गई थी इस सीन को देख के, सो सेटिस्फाइंग। स्टॉर्म ट्रूपर्स समझ जाते हैं कि भाई अपने इन तीनों से कोई मुकाबला नहीं, फिर वो दोनों शटल को लेकर वहां से भाग जाते हैं। बट ऐसे कैसे भागेंगे? बोबा फेट अपने बैडएस अंदाज में एक रॉकेट से 2 निशान लगाकर दोनों शिप को हवा में उड़ा देता है। भाई साहब इज्जत बचा ली शो ने स्टार वॉर्स यूनिवर्स की। बोबा फेट के इस अंदाज को देखकर मैंडो भी इससे काफी इंप्रेस होता है, बट बोबा फेट के हिसाब से वो तो दूसरे शिप को निशाना लगा रहा था, वो तो बस तुक्के से काम चल गया। ये भी एक ईस्टर एग ही था समझो। बट इनकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती। ऊपर से एक इंपीरियल क्रूजर मैंडो की शिप को उड़ा देता है। रेजर क्रेस्ट और मैंडो का सफर बस यहीं तक था जो था। हाँ मुझे भी ये सीन काफी बुरा लगा, बट फाइनली अब मैंडो नई शिप ले लेगा। बस हो गया था वो रिपेयर्स को देखकर। डियर रेजर क्रेस्ट, रेस्ट इन पीस, आई मीन पीसेस, सॉरी। फिर हम देखते हैं कि रेजर क्रेस्ट को मॉफ गिडियन की शिप ने उड़ाया था, डायरेक्ट हिट। फिर मॉफ गिडियन ग्रोगू को लेने डार्क ट्रूपर्स को भेजता है। इट्स ऑफिशियल, डार्क ट्रूपर्स मतलब बेसिकली बैड एस ड्रॉइड स्टॉर्म ट्रूपर्स, जिसमें डार्क साइड ऑफ द फोर्स का इन्फ्लुएंस भी है। बट इससे पहले कि मैंडो और शैन सीइंग स्टोन तक पहुंचे, डार्क ट्रूपर्स बेबी योडा को उठाकर गिडियन के पास लेकर जाते हैं। काश मैंडो ने अपना जेटपैक नीचे ना छोड़ा होता, कहा था ना ये इसे बहुत भारी पड़ने वाला है। बोबा फेट अपनी शिप में बैठकर डार्क ट्रूपर्स का पीछा करते हुए ऊपर ऑर्बिट में जाता है, बट फिर मैंडो के कहने के मुताबिक वो उन पर फायर नहीं करता। बोबा फेट और शैन इंपीरियल शिप को खुलेआम आउटर रिम में देखकर हैरान है, क्योंकि एम्पायर के फॉल के बाद आउटर रिम न्यू रिपब्लिक के अंडर था। फेट समझ जाता है कि इंपीरियल फोर्सेस अब वापस आ चुके हैं। बोबा फेट के वहां से वापस लौटते ही गिडियन की शिप हाइपर स्पेस में जाती है। नीचे मैंडो निराश होकर रेजर क्रेस्ट के मलबे से वो मेटालिक बॉल और बेस्कार स्पीयर को निकालता है। फिर बोबा फेट अपने आर्मर स्टोर रिकॉर्ड्स की मदद से मैंडो को उसके फैमिली ट्री दिखाता है। मैंडो की तरह ही बोबा फेट के फादर जैंगो फेट भी एक फाउंडलिंग थे और जैंगो फेट ने मैंडलोर पर चले सिविल वॉर में भी हिस्सा लिया था। मैंडो समझ जाता है कि बोबा फेट वाकई में उस आर्मर का हकदार है, इसीलिए वो उसे आर्मर रखने की परमिशन दे देता है। बट याद है ना फेट और शैन ने इससे क्या वादा किया था? अगर इसने आर्मर वापस दे दिया तो बदले में वो ग्रोगू की सुरक्षा करेंगे। मतलब अब जब तक ये दोनों ग्रोगू को सही सलामत मैंडो के हवाले नहीं कर देते, ये इसके कर्जदार हैं। फिर मैंडो अपनी नई टीम के साथ नेवारो जाता है, जहां से पता चलता है कि कारा दून अब न्यू रिपब्लिक की मार्शल बन गई। मैंडो को कारा की मदद से न्यू रिपब्लिक के एक कैदी का पता चाहिए, मिक्स मेफील्ड मतलब बिलबर। हाँ बिलबर वापस आ गया। मैंडो को लगता है कि मेफील्ड इनकी मॉफ गिडियन के क्रूजर को ढूंढने में मदद कर सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली इस मामले में अब कारा इसकी कोई मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे अपनी मार्शल की ड्यूटी निभानी है। ऐसे ना थोड़ी किसी भी कैदी को जेल से भगा देगी। बट फिर मैंडो से बताता है कि गिडियन ने बेबी योडा को किडनैप कर लिया। उधर गिडियन की शिप में ग्रोगू अपने फोर्स पावर की मदद से 2 स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स की बैंड बजाता है। पहले तो ये सब देखने में काफी अच्छा लग रहा था, बट जैसे इसने फोर्स चोक मेथड को यूज किया मुझे भाई टेंशन आ गया, क्योंकि जनरली फोर्स चोक डार्क साइड ऑफ द फोर्स के पावर्स में काउंट होता है। गिडियन ग्रोगू को फुल एक्शन में देखकर काफी खुश होता है और ग्रोगू के थक जाने के बाद गिडियन इसे अपनी डार्क सेबर दिखाकर भी ललचाता है। अपैरेंटली गिडियन को ऑलरेडी पता था कि फोर्स पावर्स यूज करने के बाद ग्रोगू निढाल हो जाएगा। फिर इसे बेहोश करके गिडियन अपने ऑफिसर से डॉक्टर पर्शिंग को मैसेज भेजने बोलता है। इन्हें इनका डोनर वापस मिल गया, जिसकी मदद से वो फोर्स सेंसिटिव क्लोन्स बनाएंगे। और यहाँ होता है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रोगू द वाइज खत्म। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मॉफ गिडियन की शिप को ट्रैक करने मैंडो को मेफेल्ड की मदद लगेगी, क्योंकि मेफेल्ड पहले एक इंपीरियल था। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैदी नंबर 34667 एकेए मिक्स मेफेल्ड स्टार फाइटर का मलबा छानते हुए अपनी सजा काट रहा है। तभी वहां पर न्यू रिपब्लिक का सिक्योरिटी ड्रॉइड आकर उसे मार्शल कारा डून से मिलवाता है। कारा मेफील्ड को अपनी कस्टडी में लेकर उसे नए जॉब के लिए लेकर जाती है। फिर स्लेव वन शिप के पास पहुंचते ही मेफील्ड की मुलाकात बोबा फेट, फेनेक शैन और जिनजारिन से होती है। ओह बाय द वे, बोबा फेट ने अपने आर्मर को रीपेंट करके मस्त एकदम चकाचक बना दिया।
मैंडो मेफील्ड को बताता है कि उन्हें मॉफ गिडियन की शिप को ट्रैक करके बेबी योडा को ढूंढने में उसकी मदद चाहिए, जिसके बदले मेफील्ड को बेटर व्यू मिलेगा। मॉफ गिडियन की शिप के कोऑर्डिनेट्स हासिल करने मेफील्ड को इंपीरियल टर्मिनल का एक्सेस चाहिए। मेफील्ड के हिसाब से प्लैनेट मोराग पर ऐसा एक इंपीरियल टर्मिनल इन्हें मिल सकता है जहां इंपीरियल सीक्रेटली माइनिंग का काम कर रहे हैं। मोराग पर पहुंचकर बोबा फेट अपनी शिप की मदद से इंपीरियल्स की राइडोनियम रिफाइनरी को ढूंढ लेता है। राइडोनियम ईंधन या फिर एक्सप्लोजिव्स बनाने के काम आता है। इनका प्लान है कि इंपीरियल के जगरनॉट को हाईजैक करके उनके बेस में घुस जाना, बट प्रॉब्लम यह है कि ये फैसिलिटी एक्स इंपीरियल सिक्योरिटी ब्यूरो या फिर आईएसबी के अंडर आती है। अगर गलती से इनमें से किसी मेंबर का जेनेटिक सिग्नेचर इंपीरियल के बैड रिकॉर्ड्स में रहा तो सारे मारे जाएंगे। कारा दून, फेनिक शैन और बोबा फेट सारे के सारे आईएसबी के हिट लिस्ट में हैं। मतलब बचे बस मैंडो और मेफील्ड। मैंडो मेफील्ड को अकेले नहीं जाने देगा और मेफील्ड अपने साथ किसी मैंडलोरियन को अंदर नहीं लेके जा सकता। इसीलिए ये डिसाइड होता है कि ये दोनों जगरनॉट के पायलट्स को मारकर उनका आर्मर पहनकर अंदर घुसेंगे। इधर से इन्होंने हिंट देना शुरू कर दिया था कि जल्द ही दिंजानिन अपनी शक्ल दिखाने वाला है। अपनी टीम की मदद से मैंडो और मेफील्ड जगरनॉट को हाईजैक करके इंपीरियल की बेस की ओर निकलते हैं, तो दूसरी तरफ डून और शैन ऊपर जाकर इंपीरियल गार्ड्स पर नजर रखते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर ये दोनों उनकी भागने में मदद कर सके। सफर के दौरान मेफील्ड अपना हेलमेट निकालकर मैंडो के नए हेलमेट का मजाक उड़ाने लगता है। यार तुम मैंडलोरियंस हेलमेट में बने इस अजीब से कट से देखते कैसे हो? सीरियसली मुझे भी यही क्वेश्चन है। फिर एक इंपीरियल ऑफिसर इन्हें कांटेक्ट करके बताता है कि जगरनॉट में रखे राइडोनियम के टेम्परेचर पर ध्यान रखना और गाड़ी जरा धीरे चलाना। रिफाइनरी को जाते वक्त रास्ते में इन्हें कुछ लोकल लोग दिखते हैं। मेफील्ड के हिसाब से इन लोगों के लिए इंपीरियल्स, न्यू रिपब्लिक सब एक जैसे हैं जो जबरदस्ती इनके एरिया में घुसा है। जो लोग लड़ाई में इंपीरियल्स और न्यू रिपब्लिक के लिए अपनी जान दे रहे थे, मेफील्ड को उन पर भी काफी दया आती है। इवन मैंडलोर पर चले कॉन्फ्लिक्ट में भी बहुत सारे लोग बेवजह मारे गए थे और अपनी मर्जी के बिना ही लड़ाई का हिस्सा बन गए। मेफील्ड का मानना है कि वो और मैंडो एक जैसे हैं, सर्वाइवर्स। बट ये सुनकर मैंडो इसे फौरन टोक देता है कि भाई मुझे अपने आप से कंपेयर मत करना, मैं अपने रूल्स कभी नहीं तोड़ता। वेल टेक्निकली वो फिलहाल स्टॉर्म ट्रूपर के आर्मर में बैठा है, तो भाई कौन से रूल की बात हो रही है? दिस इज द वे का मतलब कौन सा वे? अपना मैंडलोरियन आर्मर नहीं निकालना या फिर बस अपना चेहरा नहीं दिखाना, क्योंकि दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। मैंडो भी मेफील्ड की तरह ही समय आने पर अपने रूल्स को बेंड कर देता है। सो बेसिकली दोनों एक जैसे हैं, सर्वाइवर्स। मैंडो शॉक्स, मेफील्ड रॉक्स। तभी इन पर वहां के लोकल पायरेट्स का हमला होता है जो ऑलरेडी कुछ जगरनॉट्स को उड़ा चुके हैं। पता नहीं ऐसे कौन से पायरेट्स हैं जो लूटने से पहले अपना माल उड़ा देते हैं। एनीवेज, एक ऑन द रोड एक्शन सीक्वेंस सीन के बाद मैंडो और मेफील्ड किसी तरह रिफाइनरी पहुंच जाते हैं। पायरेट्स ऑलमोस्ट इन्हें बमबारी करके उड़ाने ही वाले थे कि तभी समय रहते स्टॉर्म ट्रूपर्स और टाई फाइटर्स ने इन्हें बचा लिया। फर्स्ट टाइम इंपीरियल फोर्सेस वालों ने हेरोइक एंट्री मारी होगी। रिफाइनरी पहुंचकर ये लोग टर्मिनल को ढूंढ लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली टर्मिनल के पास ही वेलिन हेस नामी ऑफिसर बैठा है। मेफील्ड किसी जमाने में इस बंदे के लिए काम करता था और उसे डर है कि शायद वो इसे देखकर पहचान ले। फिर ये डिसाइड होता है कि टर्मिनल को एक्सेस करने मैंडो जाएगा, बट इसके लिए मैंडो को अपना हेलमेट उतारकर फेस स्कैन करवाना पड़ेगा। फाइनली दिंजानिन अपना फेस स्कैन करके टर्मिनल से मॉफ गिडियन की शिप के कोऑर्डिनेट्स निकालता है, बट वापस लौटते वक्त ऑफिसर वेलिन उसे रोक लेते हैं। दिंजानिन की आइडेंटिटी जानने वेलिन इससे उसका टीके नंबर पूछता है। समय रहते मेफील्ड आकर मैंडो का कवर ब्लो होने से इन्हें बचा लेता है। सरप्राइज सरप्राइज, वेलिन ने इसे नहीं पहचाना। चलो एटलीस्ट मैंडो की शक्ल तो दिख गई। अब क्योंकि ये दोनों पायरेट से लड़कर सक्सेसफुली राइडोनियम को अंदर लेकर आए थे, वेलिन इन्हें ड्रिंक ऑफर करता है। यहाँ मेफील्ड वेलिन को ऑपरेशन सिंडर की याद दिलाता है। द मैंडलोरियन सीरीज में डार्क ट्रूपर्स के बाद वीडियो गेम्स वाला ये सेकंड रेफरेंस देखा हमने। माना कि ऑपरेशन सिंडर फर्स्ट टाइम शैटर्ड एम्पायर नॉवेल में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट ये बैटलफ्रंट 2 का बड़ा हिस्सा रहा है। जेडाई फॉलन ऑर्डर का भी तो कोई कनेक्शन नहीं फिनाले के साथ। इसी ऑपरेशन सिंडर के वक्त मेफील्ड ने अपने सारे डिवीजन को खो दिया था, जिसमें हजारों लोगों की जानें गई थी। वेलिन के हिसाब से एम्पायर की शान में वो एक छोटी सी कुर्बानी थी। सारे शहीदों को एम्पायर ने हीरो का दर्जा दे दिया। मैंडो समझ जाता है कि भाई ये मेफील्ड कोई बड़ा झोल मारने वाला है। तभी मेफील्ड वेलिन की बातों से गुस्सा होकर उसे ब्लास्टर से शूट कर देता है। सत्यानाश। फिर ये दोनों कारा और शैन की कवर फायर की मदद से बाल बाल बचकर भाग जाते हैं। भाई इस मोमेंट तक बोबा फेट का काम बस स्लेव 1 को उड़ाना ही था। स्लेव 1 में घुसने के बाद मेफील्ड साइक्लर राइफल की मदद से रिफाइनरी में रखे राइडोनियम को उड़ा देता है ताकि ये लोग इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। मेफील्ड के इस शॉट को देखकर सब लोग उससे काफी इंप्रेस होते हैं। रिफाइनरी तो उड़ गई, बट फिर 2 टाई फाइटर्स इनके पीछे पड़ जाते हैं। वेल बोबा फेट के लिए यह बाएं हाथ का खेल है। बोबा स्लेव 1 में लगे सिस्मिक चार्ज की मदद से दोनों टाई फाइटर्स को उड़ा देता है। काफी सैटिस्फाइंग सीन था। ये लोग समझ जाते हैं कि यार मेफील्ड इतना भी बुरा इंसान नहीं है। उनकी मदद के बदले कारा दून मेफील्ड को आजाद कर देती है और रिकॉर्ड्स में लिखती है कि रिफाइनरी में हुए धमाके में मिक्स मेफील्ड मारा गया। फिर ये मेफील्ड को वहीं मोराग पर छोड़कर ग्रोगू को छुड़ाने निकल पड़ते हैं। एंड सीन में हम देखते हैं कि मैंडो मॉफ गिडियन के लिए एक स्पेशल मैसेज भेजता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मॉफ गिडियन ने नेवारो पर डायलॉग बाजी की थी। मैंडो उसे बताता है कि गिडियन नहीं जानता कि ग्रोगू उसके लिए कितना मायने रखता है और जल्द ही ग्रोगू वापस मैंडो के पास होगा। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है डॉक्टर पर्शिंग के शटल और स्लेव 1 के बीच चली स्पेस बैटल से। आई थिंक किसी तरह इन्होंने पर्शिंग के शटल की लोकेशन भी ढूंढ ली होगी। शटल के पायरेट्स को लगता है कि शायद इन पर पायरेट्स का अटैक हुआ है। भाई इधर एक बात तो कंफर्म हो गई
कि ये लैब इंजीनियर्स की अपनी लैब के बाहर जरा भी नहीं चलती। तभी बोबा फेट आयन कैनन की मदद से पर्शिंग के शटल को डिसेबल करता है और उसे स्लेव वन के कब्जे में ले लेता है। शटल के शील्ड और ट्रांसपोंडर्स के डिसेबल होते ही मैंडो शिप के अंदर जाकर पर्शिंग से ग्रोगू का हाल पूछता है। डॉक्टर पर्शिंग मैंडो को दिलासा देते हैं कि भाई ग्रोगू गिडियन के पास सुरक्षित है। अब इनका प्लान है इस शटल को हाईजैक करके उसके अंदर छुपकर गिडियन के क्रूजर में घुस जाना। बट इंपीरियल पायलट थोड़ी ना इतनी आसानी से हार मानेंगे। वेल, इनमें से एक अपनी जान की खातिर हार मानने को तैयार था, पर तभी दूसरा कट्टर इंपीरियल पायलट उसे ब्लास्टर से मारकर पर्शिंग को बंदी बना देता है। एक क्लोन इंजीनियर होने की वजह से डॉक्टर पर्शिंग इंपीरियल का बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है। ये उसे इतने आसानी से जिंदा मैंडो के हवाले नहीं करने वाला। मामला गर्म होते ही यहाँ कारा डून भी आ जाती है। पायलट इसे देखते ही पहचान लेता है कि ये अल्डरान की निवासी है, वो प्लैनेट जिसे डेथ स्टार की टेस्टिंग के वक्त उड़ाया गया था। फिर ये अल्डरान के खात्मे को लेकर कारा को उकसाने लगता है, जिसके बाद कारा अपना कंट्रोल खोकर उसका भेजा ब्लास्ट कर देती है। कारा डून का ये रूप देखकर मैंडो भी थोड़ा टेंशन में आता है। थोड़ा भी इधर उधर हो गया होता तो डॉक्टर पर्शिंग भी निकल लेते पायलट के साथ। शटल को अपने कब्जे में लेने के बाद मैंडो बो कटान से मदद मांगने जाता है। क्लोन वॉर के फैंस इस गॉन्टलेट स्टार फाइटर को देखते ही पहचान गए होंगे। डेव फिलोनी और जॉन फेरो ने इस एपिसोड में फुल ऑन फैन सर्विस की है भाई, ऐसे छोटी से छोटी डिटेल से लेके बड़े से बड़े रिवील तक। मैंडो और बोबा पास वाली कैंटीना में जाकर बो कटान और उसके साथी कोस्का से मिलते हैं। मैंडो ने बताता है कि गिडियन ने ग्रोगू को किडनैप कर लिया और अब उसे छुड़ाने में इनकी मदद चाहिए। पता नहीं अचानक से बो कटान के एटीट्यूड को क्या हो गया था इधर। बो कटान की नेगेटिव बातें सुनने के बाद बोबा इसे वहां से निकलने के लिए कहता है कि ये मंडलोरियन इनके कुछ काम नहीं आने वाले। एक क्लोन के मुंह से अपनी इंसल्ट सुनने के बाद कोस्का को मिर्ची लगती है और फिर इन दोनों के बीच थोड़ी हाथापाई होती है। पर फिर बो कटान इनकी लड़ाई रोक लेती है कि अगर इतनी बहादुरी एम्पायर के सामने दिखाई होती तो आज मंडलोर की कंडीशन कुछ और होती। फिर बोबा और बो कटान आपस में भिड़ जाते हैं, एक दूसरे को ताने मारते हुए। इधर एक और कंफ्यूजन फिर से आ गया। तो लास्ट एपिसोड में हमें लगा था कि क्योंकि जेंगो एक फाउंडलिंग था और रूल्स के हिसाब से उसके आर्मर पर बोबा का हक होना चाहिए, तो उस हिसाब से बोबा भी मैंडलोरियन हुआ ना। बट नहीं, बोबा ने कंफर्म कर दिया कि उस आर्मर पर तो इसका हक है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को एक मैंडलोरियन मानता है। लो भाई स्टार वॉर फैंस, फिर से भिड़ जाओ इसी क्वेश्चन को लेकर। मैंडलोरियंस और स्टार वॉर्स फैंस के बीच ये एक चीज कॉमन है, आपस में लड़ाई करने उन्हें बहुत मजा आता है। एनीवेज, फाइनली इनके बीच एक डील होती है। बो कटान मैंडो और उसके साथियों की मदद करने के लिए तैयार होगी, बट बदले में मॉफ गिडियन को हराने के बाद डार्क सेबर पर इसका हक होगा, ताकि ये उस डार्क सेबर की मदद से मैंडलोर पर अपना कंट्रोल वापस ले सके। इस डार्क सेबर और मैंडलोर के कंट्रोल को लेकर आगे बहुत डाउट्स आने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड। मिशन की प्लानिंग करते वक्त बो कटान इन्हें बताती है कि एक जमाना था जब गिडियन जैसे क्रूजर पर 100 से ऊपर ट्रूपर्स रहा करते थे, बट अब एम्पायर के गिरते ही इनकी तादाद कम हो गई। इसके हिसाब से क्रूजर पर कब्जा करने में इन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बट तभी डॉक्टर पर्शिंग इनके सारे एक्साइटमेंट पर पानी फेर देता है। ये बात तो सही है कि क्रूजर पर स्टॉर्म ट्रूपर्स कम हैं, बट गिडियन के पास इनसे लड़ने के लिए एक निहायत ही खतरनाक फौज मौजूद है, डार्क ट्रूपर्स। वीडियो गेम्स की तरह ही गिडियन के ट्रूपर्स भी 3 जनरेशन में आते हैं। ये वाला डार्क ट्रूपर्स का 3rd जनरेशन है। डार्क ट्रूपर्स को और इफेक्टिव बनाने के लिए इन्होंने उसकी सबसे कमजोर कड़ी निकाल दी, ह्यूमन एलिमेंट। मतलब ये 3rd जनरेशन वाले डार्क ट्रूपर्स 100% ड्रॉइड्स हैं। सरप्राइजिंगली डॉक्टर पर्शिंग इनकी जरूरत से ज्यादा मदद करता है। लगता है इसे भी बेचारे ग्रोगू पर तरस आ गया। क्रूजर के ब्लूप्रिंट को देखकर डॉक्टर पर्शिंग इन्हें अंदर के सारे लोकेशंस बताता है, किधर से एंटर करना है, ग्रोगू कहां मिलेगा और डार्क ट्रूपर से कैसे पीछा छुड़ाया जा सकता है। तो अब इनका प्लान कुछ ऐसा है, ये लोग शटल में बैठकर लॉन्च ट्यूब के जरिए क्रूजर में घुसेंगे। लॉन्च ट्यूब मतलब वो एरिया जहां से टाई फाइटर्स लॉन्च किए जाते हैं, इसीलिए इन क्रूजर का ऐसा अजीब सा नोकीला शेप होता है। ये लोग स्लेव वन की मदद से गिडियन के आदमी को चकमा देकर शटल को क्रूजर में घुसा देंगे। एक बार शटल अंदर आ गया तो बोबा फेट का काम खत्म। अंदर जाकर बो कटान, कोस्का, कारा और फेनिक गिडियन के आदमियों का ध्यान भटकाए रखेंगे। फिर इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर मैंडो पहले डार्क ट्रूपर्स को ठिकाने लगाएगा और फिर जाकर ग्रोगू को छुड़ाएगा। डार्क ट्रूपर्स क्रूजर के कार्गो बे में चार्ज हो रहे हैं। मैंडो को डॉक्टर पर्शिंग के कोड सिलेंडर की मदद से समय रहते उन्हें कार्गो बे से बाहर फेंकना होगा। प्लान के मुताबिक बो कटान शटल को लॉन्च ट्यूब के थ्रू क्रूजर के अंदर घुसा देती है। बाहर बोबा 2 टाई फाइटर्स को मारकर हाइपर स्पेस में चला जाता है। इसका काम बस इतना ही था। अंदर बो कटान और उसकी टीम एक के बाद एक स्टॉर्म ट्रूपर्स को मारने लगते हैं। गिडियन फौरन समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है। वो डार्क ट्रूपर्स को एक्टिवेट करके ब्रिज से निकलकर खुद कहीं गायब हो जाता है। मैंडो को अपनी लोकेशन पर पहुंचने में थोड़ी देर हो गई और इससे पहले कि वो कोड सिलेंडर की मदद से बे का दरवाजा बंद कर दे, एक डार्क ट्रूपर उसके बाहर आता है। मैंडो के सारे हथियार इस डार्क ट्रूपर के सामने फेल हैं, बट तभी मैंडो किसी तरह अपने बेस्कार स्पीयर की मदद से डार्क ट्रूपर को मार देता है। एक डार्क ट्रूपर ने ऑलमोस्ट मैंडो की चटनी बना दी थी। भाई पूरी फौज से कैसे लड़ेंगे ये लोग। पर तभी मैंडो कार्गो बे को डीप्रेशराइज करके बचे हुए डार्क ट्रूपर्स को स्पेस में फेंक देता है। पिछली बार इंसानों पर यह आइडिया काम कर गया था, बट ड्रॉइड्स पर यह ज्यादा देर तक काम नहीं आने वाला। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलना पड़ेगा। इंपेरियल फोर्सेस का मास मर्डर करने के बाद बो कटान और बाकी लेडी गैंग ब्रिज पर कब्जा कर लेती है, बट वहाँ गिडियन का कोई अता पता नहीं। अरे ये वाली मैडम मर भी गई क्या? मुझे लगा कुछ स्पेशल हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने मिलेगा इनका और काराडून का। ओके,
मैंडो फाइनली ग्रोगू को ढूंढ लेता है। अच्छा, तो गिडियन इधर है क्या? गिडियन ग्रोगू को डार्क सेबर दिखाकर मैंडो को उसका ब्लास्टर फेंकने को कहता है। गिडियन जानता है कि मैंडो यहाँ पर बो कटान के साथ आया है और बो कटान को उसकी डार्क सेबर वापस चाहिए ताकि वो मैंडलोर की गद्दी पर बैठ सके। बट तभी मैंडो इसे बताता है कि भाई मुझे डार्क सेबर में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो तुम्हारा और बो कटान का पर्सनल मैटर है, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रोगू को लेने आया हूँ। ये सुनकर गिडियन से बोलता है कि ठीक है, वैसे भी उसका काम हो गया। उसने ग्रोगू से ब्लड सैंपल ले लिया और क्लोनिंग की स्टडी के लिए भेज दिया। मैंडो अगर चाहे तो ग्रोगू को लेकर यहाँ से जा सकता है, लड़ाई झगड़े करने की क्या जरूरत। मैंडो इसकी बात मान लेता है और ग्रोगू को उठाने जाता है कि तभी गिडियन डार्क सेबर से इस पर हमला कर देता है। यहाँ पर एक जबरदस्त बेस्कार वर्सेस डार्क सेबर के शोडाउन के बाद मैंडो गिडियन को बड़ी आसानी से हरा देता है, बट उसे मारने के बजाय जिंदा पकड़कर काराडून के हवाले करने लेकर जाता है। मैंडो डार्क सेबर लेकर ग्रोगू और गिडियन के साथ ब्रिज आता है। गिडियन को जिंदा और डार्क सेबर को मैंडो के हाथ में देखकर बो कटान के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। तो यहाँ आता है वो डार्क सेबर और मैंडलोर के कंट्रोल वाला प्रॉब्लम। रिबल्स में हमने देखा था कि सबीन ब्रेन डार्क सेबर बो कटान को ऑफर करती है। बो कटान अपनी बहन की याद में डार्क सेबर एक्सेप्ट करके मैंडलोर की गद्दी पर बैठ जाती है। तो उसने रिबल्स में तो बड़े आराम से डार्क सेबर एक्सेप्ट कर ली थी, बट अपैरेंटली वो रूल चेंज हो गया, या फिर अगर गिडियन की माने तो पहले से ही ये रूल ऐसा था, अगर मैंडलोर पर कंट्रोल करना है तो पहले डार्क सेबर को उसके करंट ओनर से लड़ाई में जीतना पड़ेगा। मैंडो ने गिडियन को हराकर उससे डार्क सेबर जीत ली, तो उस हिसाब से डार्क सेबर का करंट हकदार मैंडो है। अगर बो कटन को डार्क सेबर वापस चाहिए तो वो उसे मैंडो से ऐसे गिफ्ट में नहीं ले सकती, उसे भी अब वो डार्क सेबर मैंडो से लड़ाई में जीतनी पड़ेगी। व्हाट? मैंडो को भी लगता है कि यार ये रूल तो बड़ा बचकाना है, ये क्या बात हुई। उसे वाकई में डार्क सेबर और मैंडलोर पर कोई इंटरेस्ट नहीं। वो डार्क सेबर बो कटान को ऑफर करता है, बट बो कटान इसे लेने से इनकार करती है क्योंकि उसे मैंडलोर की कुर्सी तोहफे में नहीं चाहिए। ये तो अजीब ही प्रॉब्लम हो गया। बैठे बैठे मैंडो मैंडलोर का लीडर बन गया। इससे पहले कि ये लोग इस बात का कोई सोल्यूशन निकालें, डार्क ट्रूपर्स क्रूजर के अंदर वापस आते हैं। जब ये लोग डार्क ट्रूपर्स को लेकर डिस्ट्रैक्टेड थे, तभी गिडियन एक ब्लास्टर को छुपा देता है। धीरे धीरे डार्क ट्रूपर्स की आर्मी ब्रिज की तरफ बढ़ने लगती है। काफी बैड एस सीन था ये। इनकी डिटेलिंग देख रहे हो, जॉन फेवरा का आयरन मैन वाला एक्सपीरियंस झलक रहा है इधर। डार्क ट्रूपर्स ब्रिज के दरवाजे के बाहर आकर इकट्ठा होते हैं कि तभी एक एक्स विंग फाइटर क्रूजर के अंदर लैंड होता है और भाई इधर से दौड़ने लगती है गूज बम्स की लहर। एक्स विंग के अंदर आते ही ग्रोगू किसी का प्रेजेंस फील करता है, इंडिकेटिंग कि वो एक्स विंग में कोई जेडाई आया है। डार्क ट्रूपर्स दरवाजे को पंचिंग बैग बनाकर उसे तोड़ रहे थे कि अचानक वो रुक जाते हैं। एक्स विंग से निकला ब्लैक हुड पहना जेडाई एक एक करके डार्क ट्रूपर्स की बैंड बजाने लगता है। भाई इतने बुरे तरीके से तो मैंने आज तक स्टॉर्म ट्रूपर्स को तक मरते नहीं देखा। सारी इज्जत ही निकाल दी एम्पायर की टेक्नोलॉजी की, एकदम बटर जैसा काटे जा रहा है एक एक को। एक्स विंग, ब्लैक हुड, ग्रीन लाइट सेबर, कौन हो सकता है ये? किसको एड़ा बना रहा हूँ। सारे के सारे एक्स विंग देखकर ही समझ गए थे कि इसके अंदर कौन होने वाला है। इस दूसरे डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर गिडियन उस छुपाए हुए ब्लास्टर से बो कटान पर धड़ाधड़ फायर करता है, बट बेस्कार आर्मर ने इसे बचा लिया। बो कटान के बाद गिडियन ग्रोगू को मारने जाता है, बट तभी मैंडो उसके सामने कूदकर ग्रोगू की जान बचा लेता है। इससे पहले कि गिडियन खुद को मार ले, कारा डून उसके हाथ से ब्लास्टर गिरा देती है। भाई तो अगले सीजन तक बेहोश ही रहना। बाहर वो जेडाई सारे डार्क ट्रूपर्स को मारकर दरवाजे के पास आता है। ये एक सीन देखने लायक था। बिना लाइट सेबर के एक टिन कैन की तरह पिचका दिया डार्क ट्रूपर को। तभी ग्रोगू मैंडो को इशारा करके बताता है कि दरवाजा खोल दो। मैंडो ग्रोगू के कहने के मुताबिक दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही वो ब्लैक हुड पहना जेडाई अंदर आता है। फिर अपने लाइट सेबर को धीरे से डीएक्टिवेट करने के बाद वो जेडाई हुड हटाकर अपना चेहरा दिखाता है। ल्यूक स्काईवॉकर। ओके, पहले से पता था कि ये ल्यूक है, बट फिर भी मैन ये वाला सीन देखने के बाद ना, अरे मम्मी प्याज काटते वक्त जरा एग्जॉस्ट फैन चलाया करो ना, फालतू में एसिड की वजह से आंखों में पानी आ जाता है। ल्यूक स्काईवॉकर को अपने सामने देखकर मैंडो उससे पूछता है कि आर यू अ जेडाई? हाँ भाई, ही इज अ जेडाई। ल्यूक ग्रोगू को इशारा करके अपने पास बुलाता है, बट ग्रोगू कुर्सी पर बैठकर मैंडो के पास देखता है। मैंडो को पहले लगता है कि शायद ग्रोगू को लूक के साथ नहीं जाना, बट बाद में लूक उसे समझाता है कि ग्रोगू मैंडो से परमिशन मांग रहा है। लूक ये सब देखकर समझ जाता है कि मैंडो और ग्रोगू एक दूसरे से कितने कनेक्टेड हैं। इसीलिए वो मैंडो से वादा करता है कि जब तक ग्रोगू पूरी तरह से ट्रेन नहीं हो जाता, वो अपनी जान दांव पर लगाकर उसकी रक्षा करेगा। ग्रोगू का फोर्स के साथ काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट टैलेंट विदाउट ट्रेनिंग इज नथिंग। मैंडो ग्रोगू को गुड बाय बोलने उसे अपने गोद में उठाता है और हेलमेट उतारकर फाइनली उसे अपनी शक्ल दिखाता है। ग्रोगू मैंडो के चेहरे को धीरे से टच करके उसे दिलासा देता है कि थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड आई एम सेफ नाउ। सीन को बताते हुए भी आवाज भारी हो रही है। I mean, फिर कोई पैस काट रहा है घर में। मैंडो ग्रोगू को भाड़ में गया ग्रोगू। मैंडो बेबी योडा को अपने गोद से नीचे उतारकर उसे लूक स्काईवॉकर के साथ जाने की परमिशन देता है, बट बेबी योडा नीचे मैंडो का पैर पकड़कर उसे देखने लगता है। तभी आता है एपिसोड 8 का अगला सरप्राइज।
लूक के पीछे से R2D2 आकर बेबी योडा का ध्यान भटकाता है। इस सीन को देख के लगता है कि मानो ये दोनों एक दूसरे को जानते हो। ऑर्डर 66 वाले इवेंट से पहले बेबी योडा भी जेडाई टेंपल में ट्रेनिंग करता था, तो हो सकता है कि ये दोनों वहां मिले हों। फिर लूक बेबी योडा को अपनी गोद में उठाकर R2 के साथ वहां से चला जाता है। May the force be with you। और दिन दjarin वहां खड़े खड़े बेबी योडा को अपने से दूर जाते देखता है। आई नो यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठे हैं। क्या इस सीन का मतलब यह है कि हम बेबी योडा को आखिरी बार देख रहे हैं? क्या हमेशा योडा प्रजाति एक सीक्रेट बनकर रह जाएगी? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बेबी योडा मैंडलोरियन का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था, तो मुझे नहीं लगता कि हम इसे आखिरी बार देख रहे हो सकता है कि वो मैंडलोरियन शो में कभी ना दिखे, पर चांसेस हैं कि दूसरे लाइव एक्शन शोज में हम इस कैरेक्टर की डिटेल में जाएंगे। बट दjarin ने इससे वादा किया था कि वो उससे जरूर मिलेगा। पता नहीं, बहुत सारे सवाल है भाई। जब एनाकिन जेडाई पैडवंस का मास मर्डर कर रहा था, तब इसे जेडाई टेंपल से किसने बचाया? उसके बाद सालों तक ये कहां था? आगे इसके साथ क्या होगा? हम जानते हैं कि एम्पायर के गिरने के बाद लूक स्काईवॉकर ने अपनी खुद की जेडाई ट्रेनिंग एकेडमी खोल दी थी, तो ये बेबी योडा को भी अपने जेडाई टेंपल लेकर जाएगा। बट हम ये भी जानते हैं कि आगे चलकर काइलो रेन ने जेडाई टेंपल को तबाह कर दिया था, तो क्या बेबी योडा उस हादसे में काइलो रेन के हाथों मारा गया और इसीलिए हमने इसे सीक्वल्स में नहीं देखा? डिपेंड करता है। हमें ये नहीं पता कि योडा प्रजाति का एजिंग प्रोसेस कैसा है। जनरली जेडाई को ट्रेन होने में 5 से 10 साल का समय लगता है, बट बेबी योडा 50 साल का होने के बावजूद भी मुश्किल से चल पाता है, तो उस हिसाब से उसे लाइट सेबर उठाकर सारे फाइटिंग मेथड सीखने में शायद 15 से 20 साल लगे। अगर ऐसा होता है तो हाँ, बेबी योडा काइलो के हाथों मारा गया। बट अगर बेबी योडा जल्दी बड़ा हुआ और बाकी जेडाइस की तरह 5-10 साल में ट्रेन हो गया, तो उसके बाद वो जेडाई टेंपल को छोड़कर अपने अलग एडवेंचर पर निकल गया होगा। देखते हैं हमें इसके जवाब मिलते भी हैं कि नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि इसका जवाब हमें सीजन 3 में मिलने वाला है। आई थिंक बेबी योडा और मैंडो का सफर बस इतना ही था। इन्होंने ऑलरेडी मैंडो को डार्क सेबर देकर उसे एक नई स्टोरी लाइन दे दी। अब शो का नाम मैंडलोरियन है, तो समय आ गया है कि एक मैंडलोरियन अपने प्लैनेट मैंडलोर पर ध्यान दे। एम्पायर ने वैसे भी मैंडलोर पर कब्जा करके उसकी बैंड बजा दी थी, और djarin से अच्छा लीडर उन्हें मिल ही कहां सकता है। बो-कटान एक अच्छी फाइटर है, बट लीडर बनने के लिए वो थोड़ी एग्रेसिव टाइप की है। मैंडो ने ऑलरेडी बेबी योडा के लिए अपने रूल्स को सेक्रीफाइस करके साबित कर दिया कि जरूरत पड़ने पर वो कितना सेल्फलेस हो सकता है। पहले मैं भी चाहता था कि बो-कटान ही मैंडलोर की लीडर बने, बट टू बी ऑनेस्ट डार्क सेबर djarin के हाथ में ज्यादा कूल लगती है। प्रिटी श्योर सीजन 3 का मेन फोकस प्लैनेट मैंडलोर होगा। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखा कि बोबा फेट फेनिक शैन के साथ टैट्यूइन पर वापस चला गया। फिर ये दोनों जावा द हट के अंडरग्राउंड पैलेस जाकर बिब फॉर्चूना को मार देते हैं और जावा के पैलेस पर कब्जा कर लेते हैं। जावा के मरने के बाद उसके पैलेस की गद्दी बिब फॉर्चूना ने संभाली थी, बट अब बोबा फेट ने गद्दी अपने कब्जे में ले ली। सरप्राइज सरप्राइज, बोबा फेट को भी नई सीरीज मिल गई, द बुक ऑफ बोबा फेट, जो दिसंबर 2021 में आएगी।